राज ने अपनी उंगली से शीतल के चिन्ह को थोड़ा ऊपर उठाया और शांत स्वर में उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, राज अग्रवाल के पास आज तक किसी लड़की के आने की हिम्मत नहीं हुई है। पहली बार किसी लड़की ने मुझे इस तरह इतने नजदीक से टच किया है, समझी? और तुमने जो रात को मेरे लिए किया वो बेहद स्पेशल था, और स्पेशल चीजों के लिए मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोलता। राज के इतना बोलते ही शीतल की आंखें उसकी आंखों से उलझ गई। राज का हाथ एक बार फिर शीतल के चेहरे पर गिरे पानी के बूंदों को साफ करते करते उसके उसी खूबसूरत दिल पर आकर रुक गया। वो भीतर तक बेचैन हो उठा और धीरे धीरे अपना चेहरा शीतल के चेहरे के और करीब लाने लगा। दोनों के बीच की दूरियां मिटने ही वाली थी कि तभी अचानक राज का फोन बज उठा। राज ने एकदम से अपनी आंखें खोली और शीतल को देखा। पहली बार राज के इतना करीब होने से शीतल की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उसकी बंद आंखें और स्कर्ट पर कसी हुई उसकी मुट्ठी उसकी घबराहट और बेचैनी को साफ बयां कर रही थी। राज ने तुरंत अपना हाथ वार्डरोब से हटाया और टेबल से जाकर फोन उठाया। फोन ऑन करते ही सामने से आवाज आई, गुड मॉर्निंग चाचू, आप अपने रूम का गेट ओपन कीजिए, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। राज कान पर फोन लगाए हुए ही आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। नीलिमा ने राज को अभी भी लोअर और टी शर्ट में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी क्या बात है, आप तो अभी तक रेडी नहीं हुए? राज ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस भाभी 5 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। तभी कुशा ने नीलिमा का हाथ खींचते हुए कहा, मम्मा अब आप पापा के पास जाइए, मैं चाची और चाचू के साथ ही नीचे आऊंगी। इतना कहकर वो फुर्ती से रूम के अंदर आ गई। नीलिमा मुस्कुराती हुई वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गई। राज अंदर आया, अपने कपड़े उठाए और शीतल पर एक नजर डालकर वॉशरूम की तरफ निकल गया। कुशा ने शीतल के पास आकर उसके गालों को सहलाया। गुड मॉर्निंग चाची। शीतल ने भी कुशा को अपनी बाहों में समेटा और उसके गालों को प्यार से चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग माय पिंक रोज, आज तो आप बहुत क्यूट लग रही हो। कुशा ने अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाकर पूछा, सच्ची चाची, आज मम्मा ने मुझे फ्रॉक की जगह जीन्स टॉप और ये स्वेटर पहना दिया है। शीतल ने कुशा को अपनी गोद में बिठा लिया। मम्मा ने बिल्कुल सही किया प्रिंसेस, और आप इस पिंक स्वेटर में और भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। इतने में राज चेंज करके वॉशरूम से बाहर आ गया। कुशा ने राज को देखते ही चहक कर पूछा, हैंडसम, आज आप पूरा दिन हमारे साथ ही रहोगे ना? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल प्रिंसेस, वैसे पापा रेडी हो गए? कुशा ने हंसते हुए कहा, चाचू आप ही सबसे लेट हो, पापा तो कब से रेडी हो गए हैं। फिर अचानक उसने थोड़ा उदास मुंह बनाया। चाचू कल रात पापा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था, मैं तो रोते हुए आपके रूम में आ रही थी, पर पापा ने मुझे आने भी नहीं दिया और बहुत जोर से डांटा। राज अपनी घड़ी पहनते हुए कुशा के पास आया और मुस्कुराकर बोला, अरे आपने भी तो कोई शरारत की होगी, तभी पापा से डांट पड़ी ना? कुशा ने मुंह फुलाया। चाचू मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, मैं तो बस मम्मा से बातें कर रही थी, तो पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे डांट दिया। मैं घर जाकर पापा की शिकायत दादू से करूंगी। राज हंस पड़ा और उसने कुशा के गाल खींचे। दादू की चमची, पापा को पता चल गया ना तो फिर आपको और डांट पड़ेगी, इसलिए दादू को आप कुछ नहीं बोलोगी, प्रॉमिस करो। मैं खुद भाई को डांट लगाऊंगा कि उन्होंने मेरी प्रिंसेस को क्यों डांटा। कुशा खुश हो गई और उसने राज के दोनों गालों पर ढेर सारे किसेस किए। पक्का चाचू, लव यू। फिर उसने शरारत से शीतल की तरफ देखा। चाची, चाचू जब आपको भी दादा दादी की डांट से बचाए ना, तो आप भी चाचू को ऐसे ही किस करना। वो हंसते हुए राज से बोली, चाचू हर बार हमसे ही किसी लेते हैं, है ना चाचू? राज ने शीतल की तरफ देखा, जिसकी नजरें इस वक्त शर्म के मारे नीचे झुकी हुई थी। उसने शीतल से कहा, सब पैक हो गया हो तो चले? शीतल ने थोड़ा अटकते हुए जवाब दिया, आप कुशा को लेकर चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। राज ने शांत होकर कहा, जो करना है वो जल्दी करो, साथ में ही नीचे चलेंगे। शीतल ने सोफे से उठकर राज की टी शर्ट, लोअर और ड्रेसिंग टेबल से उसका डिओड्रेंट, ट्रिमर और क्रीम वगैरह सब उठाकर करीने से बैग में रखना शुरू किया। उसने धीरे से पूछा, बाहर सर्दी है, आपके लिए स्वेटर या जैकेट निकाल दूं? राज ने शीतल को देखा, फिर कुशा को सोफे पर बैठाकर अपना मोबाइल उसके हाथ में देते हुए बोला, प्रिंसेस आप 2 मिनट यहाँ बैठो और ये पजल सॉल्व करो, तब तक मैं आपकी चाची की थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ। इतना कहकर वो शीतल के पास आया और धीमे स्वर में बोला, बैग के लेफ्ट साइड में मेरा ब्लैक स्वेटर है, वो निकाल दो। शीतल ने फटाफट उसे स्वेटर निकाल कर दिया। तभी राज ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? शीतल ने नजरें नीची कर ली, वो बेड पर रखा है, अभी पहन लूंगी। राज ने उसे गौर से देखा, कमर पर नहाने के बाद क्रीम लगाई। शीतल थोड़ा अटकते हुए बोली, वो मैं भूल गई। राज ने सख्त लहजे में कहा, अभी वॉशरूम में जाओ जल्दी और क्रीम लगा कर आओ, ये सब मैं पैक कर लूंगा। शीतल चुपचाप अपनी क्रीम उठाकर वॉशरूम चली गई। राज ने अपना बैग बंद किया, फिर शीतल का पर्स और मोबाइल एक तरफ रखकर उसका बैग भी पैक कर दिया। जब शीतल बाहर आई तो उसने देखा कि राज ने सारा लगेज एक साइड व्यवस्थित जमा दिया था और वो कुशा के साथ मोबाइल में पजल सॉल्व कर रहा था। राज ने वहीं से शीतल को टोकते हुए कहा, क्रीम अपने पर्स में रखो और अपना स्वेटर पहनो। शीतल ने बेड से अपना स्वेटर उठाकर पहना और कुशा के पास जाकर बैठ गई। इधर अंजलि बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रही थी। विनोद चुपके से अंजलि के रूम में आया और पलंग पर बैठकर प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, अंजू जल्दी उठो यार, सब रेडी हो गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। विनोद की आवाज सुनकर अंजलि ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। विनोद को अपने ठीक सामने देखकर उसने झट से उठकर उसके गालों को छुआ। मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर आप सच में यहाँ है? विनोद ने मुस्कुराकर उसके दोनों गालों को चूमा और शरारत से पूछा, अब बताओ ये सपना है या हकीकत? अंजलि खुश होकर तुरंत विनोद के गले लग गई। गुड मॉर्निंग सर। विनोद ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, यार तुम ये सर बोलना बंद करो और मेरा नाम लिया करो, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। अंजू तुम ही बताओ, अपने पति को कौन सी बीवी सर कहकर बुलाती है? अंजलि उसके सीने से लगकर बोली, फिर मैं आपको क्या कहूँ, आप ही बता दीजिए ना। विनोद ने उसके बालों को सहलाया, चलो अभी इस टॉपिक को यही बंद करो और फटाफट जाकर रेडी हो जाओ। अंजलि विनोद के सीने से अलग होकर बेड से उतरी और अपना बैग खोलने लगी। तभी विनोद ने शांत स्वर में पूछा, अंजू कुछ इंडियन वेयर लाई हो क्या? अंजलि ने मुस्कुराकर विनोद को देखा और बैग में से एक सी ग्रीन कलर का चंदेरी सिल्क का स्ट्रेट कुर्ता और पैंट निकाला। उसने विनोद से कहा, आप यही बैठिए, मैं बस अभी आई। इतना कहकर वो झट से वॉशरूम में चली गई। वो फटाफट ब्रश करके फ्रेश हुई और रेडी होकर जैसे ही बाहर आई, विनोद की नजरें उस पर थम गई। अंजलि ने विनोद के पास आकर पूछा, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताओ? अंजलि ने स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। विनोद ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करके दिलकश अंदाज में बोला, बहुत खूबसूरत। अंजू जब भी तुम इंडियन वेयर पहनती हो मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता यार। विनोद की इन रोमांटिक बातों से अंजलि के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। विनोद ने उसके गालों को छुआ और हल्की स्माइल के साथ कहा,
चलो जल्दी से बाल बनाओ और पूरी तरह रेडी हो जाओ। यदि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे इतने करीब रहा तो अपना कंट्रोल खो दूंगा। नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, तब तक मैं तुम्हारा बैग पैक कर देता हूँ। अंजलि ने ड्रायर से अपने बालों को सुखाते हुए कहा, बस यही नाइट सूट रखने हैं, मैं रेडी होकर रख दूंगी, आप छोड़ दीजिए। विनोद ने हंसते हुए बैग से उसके शॉर्ट्स और स्लीवलेस नाइटवेयर निकाले। पूरे कपड़े कहाँ है ये अंजू, इतनी ठंड में भी तुम ये सब पहनती हो? अंजलि शर्मा गई। मुझे इन कपड़ों में ही कंफर्टेबल नींद आती है। फिर उसने थोड़ा उदास मुंह बनाकर कहा, यदि आपको नहीं पसंद तो मैं शादी के बाद ये सब नहीं पहनूंगी। विनोद मुस्कुराया, नहीं नहीं अंजू, मुझे बहुत पसंद है, तो तुम यही सब पहनना। उसने शरारत से आंख मारी। वो क्या है ना, जब तुम रात को ये सब पहनोगी तो फिर मुझे तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? अंजलि विनोद की इस बात पर पूरी तरह शर्मा गई और विनोद मुस्कुराते हुए उसका बैग पैक करने लगा। अंजलि फटाफट रेडी होकर विनोद के पास आई। उसने उसके गले में अपनी बाहें डाली और अपने होठों से उसके गालों को चूमते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे जल्दी से अपने पास बुला लीजिए, अब आपके बिना नहीं रहा जाता। विनोद ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। अंजू, लगता है हमारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मैं इस ट्रिप से लौटकर सबसे पहले दी से बात करूंगा। कल रात डिनर के टाइम पहली बार मैंने दी की आंखों में किसी के लिए इतनी परवाह देखी है। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सब सच हुआ अंजू, और दी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। उसने एक गहरी सांस ली और भावुक होकर आगे कहा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी अंजू। एक प्यारा सा खूबसूरत परिवार होगा मेरे पास, जिसका सपना मैंने बचपन से ही देखा था। एक हंसता खेलता परिवार, मॉम डैड, तुम, मैं, दी और निशांत। बोलते बोलते विनोद की आवाज भर आई और उसकी आंखें नम हो गई। विनोद की आंखें नम होते देख अंजलि जल्दी से उससे अलग हुई। उसने विनोद के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और भावुक होकर बोली, आप ऐसे इमोशनल नहीं होंगे प्लीज। इतना कहकर उसने उसकी दोनों आंखों को अपने होठों से चूम लिया। आप इस तरह उदास मत हुआ करिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। चलिए अब नीचे सबके पास चलते हैं। सब लोग अपने अपने ब्लॉक से निकलकर गार्डन के रास्ते डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। निशांत ने पहले ही ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया था। वो गार्डन में एक तरफ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें हेडफोन लगाए वॉक कर रही रोशनी पर ही टिकी थी। उसी समय रोशनी की ने देखा कि निशांत की आंखें शायद रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो रखी थी। उसे इस हाल में देखकर रोशनी की आंखें भी नम हो गई और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। अपनी इसी बेचैनी में उसने बिना पीछे देखे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा दिए। गार्डन के उस हिस्से में कोई रेलिंग नहीं था और वो जगह काफी ऊंचाई पर थी, जिसके ठीक नीचे झील का गहरा पानी कल कल कर बह रहा था। अचानक निशांत की नजर रोशनी के पीछे हटते पैरों पर पड़ी, तो डर के मारे उसके दिल की धड़कनें जैसे रुक ही गई। वो अपना हेडफोन वहीं फेंककर पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको रोशू। निशांत की ये चीख सुनकर सामने से आ रहे विनोद और अंजलि का दिल कांप उठा। देव और भरत भी झटके से उसी दिशा में घूमे। रोशनी के कानों में हेडफोन लगे होने के कारण उसे निशांत की आवाज सुनाई नहीं दी। निशांत पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा। रोशनी ने जब हैरानी से निशांत को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपने कदम वहीं रोक लिए और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़ी थी। अगर उसका एक कदम भी और पीछे पड़ता तो वो सीधे नीचे झील के गहरे पानी में समा जाती। निशांत ने झपटा मारकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में चिल्लाया, ध्यान कहाँ था आपका? अगले ही पल उसने रोशनी को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसकी आवाज भराई, आपका सिर्फ एक कदम रोशू, जानती है क्या हो जाता? आपने तो मेरी सांसें ही निकाल दी थी। निशांत को इस तरह रोशनी को गले लगाते देख सबके कदम जहां के तहां रुक गए। रोशनी को इस हालत में देखकर देव और सेजल भी बुरी तरह घबरा गए थे, जबकि विनोद ने डर के मारे अंजलि को कसकर थाम लिया था। रोशनी अभी भी निशांत के सीने से लगी डर से थर-थर कांप रही थी। निशांत ने उसे खुद में भींचते हुए कहा, रिलैक्स रोशू, आप बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने रोशनी को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद नम आवाज में बोला, रोशू, आप यदि रात की बातों से परेशान हैं तो आई प्रॉमिस मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप आज की जैसी लापरवाही जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेंगी। उसने रोशनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे से अपना माथा टिकाकर बोला, आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है रोशू, मैं आपको दूर से देखकर भी जी लूंगा, लेकिन आपके बिना। निशांत की आंखों से आंसू टपकने लगे। आज आपको कुछ हो जाता तो ये मिस्टर मित्तल इसी पानी में कूदकर अपनी जान दे देता। प्लीज रोशू, हमेशा अपना ध्यान रखना, यू मीन अ लॉट टू मी। इतना कहकर उसने उसे फिर से गले लगा लिया। रोशनी ने अधीर होकर कहा, प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगी। आज जैसी गलती दोबारा नहीं होगी, आप शांत हो जाइए। निशांत ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलिए मेरे साथ। उसी समय विनोद दौड़ता हुआ रोशनी के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, दी, ये क्या बेवकूफी थी? ध्यान कहाँ था आपका? आपको कुछ हो जाता तो मॉम डैड को क्या जवाब देता? विनोद को इस तरह चिल्लाते देख निशांत ने एक पल रोशनी को देखा, फिर जमीन से अपना हेडफोन उठाया और रोशनी को पानी की बोतल पकड़ाते हुए शांत स्वर में बोला, पानी पी लीजिए। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल गया। तभी राज, शीतल और कुशा भी वहां पहुंच गए। विनोद को इस तरह गुस्से में बात करते देख राज ने देव से पूछा, क्या हुआ देव? देव ने राज को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शीतल का दिल दहल गया और उसने डर के मारे कसकर राज का हाथ पकड़ लिया। राज ने अपने हाथ पर जमी शीतल की मजबूत पकड़ को देखा और शांत स्वर में बोला, तुम क्यों इतना डर रही हो? सब कुछ ठीक है। फिर उसने देव से कहा, देव, तुम और सेजल विनोद के पास जाओ, हम डाइनिंग एरिया में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अंजलि, विनोद को जल्दी लेकर आओ। वैसे निशु कहाँ है? वो ठीक तो है ना? देव ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, वो अंदर गया है, तू जाकर उसे देख, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर देव रोशनी और विनोद की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सेजल, अंजलि और रोशनी आकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ गए। राज अंदर निशांत के पास ही बैठा था और उसने सांत्वना देने के लिए अपना हाथ निशांत के हाथ पर रखा हुआ था। सबके वहां पहुंचते ही निशांत ने तुरंत अपना चश्मा पहन लिया ताकि उसकी लाल आंखें कोई देख न सके और वो कुशा के साथ नाश्ता करते हुए मस्ती करने लगा। रोशनी, जो अंजलि और सेजल के पास बैठी थी, उसने चुपके से एक नजर निशांत पर डाली और बिना कुछ बोले चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद भरत और देव ने होटल से चेकआउट की औपचारिकताएं पूरी की। रिजॉर्ट के स्टाफ ने सारा लगेज बोट पर लोड कर दिया और होटल मैनेजर सभी को सम्मानपूर्वक सी ऑफ करने के लिए बोट तक आया। इस बार रोशनी, विनोद और अंजलि के साथ एक बोट में बैठी थी। सारी बोट्स अब अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। राज और शीतल अपने प्री वेडिंग की कुछ सुनहरी यादें समेटकर अब शौर्य और वर्षा के प्री वेडिंग शूट के लिए निकल चुके थे। मुरारी ने पहले ही ट्रैवलर गाड़ी को साफ करके खड़ा कर रखा था। सब मिलकर अपना अपना लगेज रखवा रहे थे। भरत ने घड़ी देखते हुए कहा, देव यार, 8:30 हो रहे हैं, उदयपुर क्रॉस करने में भी अभी टाइम लग जाएगा, थोड़ा फास्ट करो। देव ने सभी लेडीज से कहा,
भाभी आप सभी जाकर बैठ जाइए, भाई बस काम हो गया। निशु सब चेक कर लिया था ना? निशांत ने शांत स्वर में कहा। जी भाई। इतना कहकर वो ड्राइवर मुरारी के ठीक सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। गाड़ी में रोशनी विनोद के पास बैठी थी, उसके पास अंजलि और बाकी सभी कपल साथ बैठे हुए थे। कुशा नीलिमा की गोद से उतरकर राज के पास चली गई थी। शौर्य और वर्षा आज अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। दोनों के चेहरे की चमक आज बहुत गहरी थी। वर्षा का जो सपना आज शौर्य पूरा करने वाला था, उसके उत्साह में दोनों हाथों में हाथ डाले एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। देव ने दोनों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, सेज इधर देखिए जरा, आपके चाहते लव बर्ड्स, इन दोनों को आज किसी का होश भी नहीं है। सेजल मुस्कुराई। देव आज का दिन ही ऐसा है, रोमांटिक होना तो बनता है ना। वैसे आपने कल अपने चाहते दोस्त और मेरी बहन के चेहरे नहीं देखे थे क्या? देव ने पैर लंबे किए और सेजल के कंधे पर अपना सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे एरोगेंट किंग और आपकी इनोसेंट क्वीन की तो बात ही अलग है यार। दे आर मेड फॉर ईच अदर। दोनों मुस्कुराकर आपस में बातें करने लगे। इधर विनोद रोशनी का हाथ थामे बैठा था। अंजलि दोनों को मुस्कुराकर देखती है और भरत से बोली, भाई सुबह सुबह क्या बोरियत फैली रखी है गाड़ी में? मुरारी भैया अच्छा सा म्यूजिक चलाइए ताकि सफर रोमांचक बन जाए। अंजलि की बात पर विनोद ने उसे तिरछी नजर से देखा तो अंजलि ने चुपके से रोशनी की तरफ इशारा किया। कुशा राज की गोद में खड़ी होकर हंसते हुए बोली, पापा बुआ बिल्कुल सही कह रही है, अंकल कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाइए प्लीज। शीतल ने कुशा को देखकर टोकना चाहा। डॉल बैठ जाइए, क्या कर रही हो आप? इसे नीचे बैठाइए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? यदि अभी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा तो ये नीचे गिर जाएगी। भरत ने मुरारी से म्यूजिक स्टार्ट करने को कहा। पीछे की सीट पर बैठे राज ने शीतल के बोलते ही उसे घूर कर बोला, ओह तो मैडम अब आप मुझे समझाएंगी कि बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। कुशा राज की गोद में बैठकर आंखें मटकाते हुए बोली, हैंडसम हमारी एंजल को क्यों डांट रहे हो? वो मैडम है ना, तो उन्हें अच्छी तरह से बच्चों को संभालना आता है। उसने शीतल को हाई फाई देते हुए कहा। आप तो बस चोरों को पकड़ने का काम कीजिए। राज ने घूरकर शीतल को देखा और कुशा के गाल खींचकर बोला, प्रिंसेस आजकल आप बहुत जल्दी पार्टी बदल रही हो। घर चलिए, वहाँ जब आपको अपने हैंडसम की जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। कुशा शीतल के गले में लटकते हुए बोली, हैंडसम बस 1 महीना और उसके बाद हमारी स्वीट सी एंजल आ जाएंगी तो आपको कौन पूछेगा? इतना कहकर वो शीतल से चिपक गई और दोनों मंद मंद मुस्कुराने लगी। कुशा की बात सुनकर राज हैरान रह गया। प्रिंसेस जाइए, अब आप अपनी एंजल के साथ ही घूमिएगा, हम आपसे कट्टी। इतना कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। शीतल राज की इस बच्चों जैसी हरकत को देखकर बोली, आप भी ना इसके साथ बच्चे बन रहे हैं। देखिए इसका चेहरा आपके ऐसे बोलने से कितना उदास हो गया है। डॉल आपके चाचू बस आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। कुशा ने शीतल से चिपके हुए राज को देखा और मायूसी से बोली, हैंडसम हम तो आपको चिढ़ा रहे थे, यू आर माई स्वीट करेला। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। ये सुनते ही शीतल को जोर से हंसी आ गई। शीतल के इस तरह अचानक हंसने से सबने पीछे मुड़कर देखा। देव सीट पर खड़ा होकर बोला, राज यार मेरी साली को ऐसा क्या जोक सुनाया, हम सबको भी सुना दे जिससे हमारी भी सुबह सुबह लाफिंग थेरेपी हो जाए। राज ने घूरकर शीतल को देखा और देव से बोला, चुपचाप बैठ जा और अपना काम कर, हर टाइम दूसरों पर ही नजर रहती है तेरी। फिर उसने गुस्से में ड्राइवर से कहा, मुरारी क्या हुआ, तेरा म्यूजिक सिस्टम जंग खा गया है क्या? मुरारी ने जवाब दिया, राज भाई बस थोड़ी देर में लगा रहा हूँ, अंजू बेबी 5 मिनट में हाईवे पर आ जाएंगे फिर चलाता हूँ। राज ने शीतल के पहनावे को देखकर सख्त लहजे में कहा, कोलगेट का ऐड करना बंद करो और अपने स्वेटर के बटन लगाओ। शीतल ने राज की तरफ देखा, ये श्रग है, इसमें बटन नहीं होते। कुशा ने हंसकर राज को देखा। राज ने एक नजर कुशा पर डाली और हल्की नाराजगी से बोला, बटन नहीं है तो फिर क्यों पहना, जरूरी है ऐसे कपड़े पहनना? कुशा मंद मंद मुस्कुराकर बोली, चाचू ये फैशन है। एंजल आप चाचू की बात पर ध्यान मत दीजिए, आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, तभी चाचू आपको बार बार देख रहे हैं। कुशा की इस बात पर राज और शीतल की नजरें आपस में टकरा गई। इतने में ही मुरारी ने म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया। गाने के बोल सुनते ही निशांत की नजरें पीछे विनोद के साथ बैठी रोशनी पर चली गई। उसी समय रोशनी की बेचैन नजरें भी निशांत की ओर उठ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विनोद ने रोशनी को इस हाल में देखकर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने विनोद को अपने पास आने का इशारा किया और खुद निशांत की ओर देखने लगी। निशांत बिना कुछ बोले अपनी सीट से उठा, पीछे आया और रोशनी की बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। देव, भरत और राज सभी ने अपनी तिरछी नजरों से निशांत को देखा। उस रोमांटिक और दर्द भरे गाने को सुनकर गाड़ी में बैठे दोनों ही दिल अंदर से बेचैन हो रहे थे। सेजल ने देव की चिंता भांपते हुए उनका हाथ थामकर कहा, परेशान मत होइए भैया, ठीक है सब अच्छा होगा। ट्रैवलर्स बस अपनी रफ्तार से अरावली के सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बने 6 लेन हाईवे पर दौड़ रही थी। करीब 2 घंटे के सुहाने सफर के बाद बस आबू रोड की तलहटी पर आकर रुकी, क्योंकि अब यहाँ से आबू पर्वत की खड़ी चढ़ाई शुरू होनी थी। मुरारी ने गाड़ी रोकते हुए कहा, देव भाई 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फिर ऊपर चलते हैं। सभी कपल्स फ्रेश होकर वापस अपनी अपनी सीट्स पर आ गए और मुरारी ने एक बार फिर बस स्टार्ट कर दी। बस अब राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की ओर चल रही थी, जो समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा है। घनी वनस्पतियों से घिरे जंगलों और बेहद घुमावदार मोड़ों पर मुरारी बड़ी सावधानी से बस चला रहा था। जैसे जैसे गाड़ी ऊंचाई पर पहुंच रही थी, वहां के विहंगम और डरावने दृश्य को देखकर कुशा ने डर के मारे राज को कसकर पकड़ लिया। लगभग आधे घंटे के इस मनोरम और रोमांचकारी सफर के बाद बस ने माउंट आबू में एंटर किया। पहाड़ों की खूबसूरती देखकर वर्षा की आंखों में उत्साह की दुगनी चमक आ गई थी। निशांत ने यहाँ पहले से ही चाचा इन रिजॉर्ट बुक करवा रखा था। सभी कपल्स गाड़ी से उतरे और रिजॉर्ट के अपने अपने रूम्स में चले गए। देव ने शौर्य को फोटोशूट के शेड्यूल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। फोटोशूट की टीम ठीक 12 बजे आने वाली थी, इसलिए शौर्य और वर्षा को छोड़कर बाकी सभी कपल्स फ्रेश होकर आबू पर्वत घूमने निकल गए। ठीक दोपहर 12 बजे फोटोशूट की टीम रिजॉर्ट पहुंचे। शौर्य और वर्षा अपने रूम में तैयार थे। उनका प्री वेडिंग शूट माउंट आबू के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों पर होना था, जिसके लिए उनके पास एक पर्सनल कैब थी। समय कम होने की वजह से उन्हें ये शूट जल्दी जल्दी निपटाना था, क्योंकि उन्हें हर नए लुक के लिए बार बार चेंज करने रिजॉर्ट आना था। इसी वजह से शौर्य ने रिजॉर्ट से सिर्फ 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही शूट करवाने का फैसला लिया था। सबसे पहले शौर्य और वर्षा अपनी टीम के साथ गौमुख की ओर गए। चारों ओर घने जंगलों की घिरी हुई काफी सीढ़ियों की यात्रा तय करके दोनों इस पवित्र और प्राकृतिक जगह पर पहुंचे। शौर्य ने इस पहले शूट के लिए मस्टर्ड शर्ट के साथ 3 पीस ब्लैक सूट कैरी किया था, वही वर्षा रेड कलर की ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी में उसे बराबर की टक्कर दे रही थी। शौर्य ने एक पुराने पेड़ का सहारा लेकर वर्षा की कमर में हाथ डाला और अलग अलग एंगल से कई बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक करवाए। करीब 1 घंटे के बाद पूरी टीम वापस रिजॉर्ट लौटी। थोड़ी देर बाद दोनों का शूट अधर देवी के प्राचीन गुफा में होना था। दोनों कपड़े चेंज करने अपने रूम में आए।
इस शूट के लिए शौर्य ने कैजुअल वेयर चुना, स्काई ब्लू शर्ट के साथ नेवी ब्लू ट्राउजर। वही वर्षा ने शौर्य की फेवरेट ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली स्लीवलेस वन पीस ड्रेस पहनी थी। वर्षा जैसे ही वॉशरूम से चेंज करके बाहर आई, शौर्य की नजरें उस पर थमी की थमी रह गई। उसने पीछे से आकर वर्षा को बाहों में भर लिया और रोमांटिक होते हुए बोला, वर्षा यार, तुम मेरे सामने ये ब्लैक और रेड कलर मत पहना करो। उसने उसके बालों को कंधे से हटाकर एक साइड किया और उसके नाजुक गले को अपने होठों से छूते हुए पूछा, वर्षा ये ड्रेस कहाँ से ली? वर्षा शौर्य की इस मदहोश करने वाली छुअन से कसमसा उठी। शौर्य, वो सेजल दी ने सब दिलवाया था और आपको सरप्राइज देने के लिए बताने से मना किया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। शौर्य ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, बहुत हॉट लग रही हो यार, मेरा तो शूट कैंसिल करके यही रुकने का मन कर रहा है। उसने बेहद शिद्दत से उसके चेहरे को छुआ। वर्षा, आज तुम्हें देखकर दिल तड़प रहा है, कुछ करने की परमिशन है? वर्षा ने शौर्य के हाथों को कसकर पकड़ लिया। शौर्य प्लीज, मुझे अपने इस प्यार से बेचैन मत करिए ना, मैं भी आपको ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन अभी हम ये सब नहीं कर सकते, प्लीज समझिए, बाहर टीम हमारा वेट कर रही है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ा और शरारत से बोला, तुम ना आजकल मुझे बहुत इमोशनली मारती हो, 1 महीने बाद देखूंगा तुम्हारी ये सारी नौटंकी। इतना कहकर उसने उसकी गर्दन पर हल्का सा किस किया और दोनों बाहर आ गए। वो अधर देवी पहुंचे, जहां गुफा की सीढ़ियों पर बैठकर टीम ने उनके कई स्टाइलिश और यादगार पोज क्लिक किए। उनका नेक्स्ट शूट नक्की लेक पर होना था, जो रिजॉर्ट से महज 10 मिनट की दूरी पर थी। वर्षा ने अब येलो कलर का फ्लोर लेंथ वन पीस पहना था, जबकि शौर्य ब्लैक शर्ट और कैमल कलर की ट्राउजर में हैंडसम लग रहा था। दोनों ने नक्की लेक के शांत पानी में बोट के अंदर बैठकर कई रोमांटिक पोज दिए। इसके बाद दोनों ने एक बार फिर रिजॉर्ट आकर चेंज किया और वापस नक्की लेक के पास बने खूबसूरत गार्डन पहुंचे। वर्षा ने इस बार स्लीवलेस रेड कलर का इवनिंग गाउन और शौर्य ने क्लासिक ब्लैक 3 पीस सूट पहनकर खूबसूरत गार्डन एरिया में दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठकर कई बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न पोज खिंचवाए। इन सब में दोपहर के लगभग 3 बज गए थे। शौर्य ने बाहर आकर टीम मेंबर्स को लंच करने का बोल दिया और खुद अपने रूम में आ गया। कमरे में वर्षा मिरर के सामने खड़ी होकर अपने इयरिंग्स उतार रही थी। शौर्य चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके नाजुक हाथों को थामते हुए बोला, छोड़ो वर्षा, मैं करता हूँ। उसने धीरे से वर्षा के इयरिंग्स उतारे, उन्हें ज्वेलरी बॉक्स में रखा और फिर उसके गालों को चूमते हुए मदहोशी से बोला, वर्षा ये सारे ड्रेसेस तुम शादी के बाद हर रात पहना करोगी। वर्षा ने हैरानी से मिरर में शौर्य को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप शौर्य? शौर्य ने दिलकश अंदाज में वर्षा की कमर में अपने हाथ लपेटे और शरारत में बोला, अभी तो तुम मुझे अकेले में खुद को अच्छे से देखने भी नहीं दे रही हो। उसने उसकी कमर को हल्के से दबाते हुए आगे कहा, शादी के बाद तो मेरे देखने पर कोई पाबंदी नहीं होगी ना वर्षा, तो मैं तुम्हें हर रात इन ड्रेसेस में देखूंगा। तुम्हें अपने प्यार से रात भर में इतना बेचैन कर दूंगा कि सुबह तुम्हारी पलकें ही नहीं उठेंगी। इतना कहकर उसने वर्षा के ब्लाउज की डोरी को धीरे से खींचा और उसकी खुली पीठ पर अपने लब रख दिए। उसने कशिश भरी आवाज में कहा, इससे पहले कि मेरा दिल अपना कंट्रोल खो दे, तुम जाकर चेंज कर लो, फिर लंच करते हैं। कहते हुए एक बार फिर उसके होठों ने वर्षा की पीठ को छुआ। वर्षा ने शर्माकर शौर्य का हाथ पकड़ लिया और मुड़कर उसके सीने से लग गई। शौर्य की इस छुअन और इन मदहोश करने वाली बातों से वो उसके गले लगी हुई खुद में ही सिमट रही थी। उसके बदन में एक करंट सा दौड़ रहा था और सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। शौर्य ने वर्षा की हालत देख मुस्कुराते हुए कहा, वर्षा जाओ अब चेंज कर लो, हमें अभी 2 जगहों पर और जाना है। वर्षा उससे अलग हुई और दोनों चेंज करने चले गए। तभी देव का फोन शौर्य के पास आया और कुछ ही देर बाद बाकी सभी फैमिली मेंबर्स भी घूमते हुए सनसेट पॉइंट पर आ पहुंचे। वर्षा के फोटोशूट के साथ साथ बाकी सभी कपल्स ने भी दिन भर में दिलवाड़ा जैन मंदिर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, टोड रॉक, ट्रेवर टैंक, पीस पार्क, अधर देवी, अचलगढ़ का किला और गुरु शिखर जैसे माउंट आबू के कई खूबसूरत स्थानों का भ्रमण किया था। शाम के करीब 6 बजे सभी लोग नक्की लेक के पास बने लोकल मार्केट में शॉपिंग करने लगे। शीतल, कुशा और राज के साथ एक शॉप पर आई। उसने कुशा के लिए एक प्यारी सी काथा और मिरर वर्क वाली बांधनी स्कर्ट और स्लीवलेस हॉल्टर नेक टॉप पसंद किया। जब उसने दुकानदार से उसे पैक करने को कहा और पेमेंट के लिए अपने पर्स से ATM कार्ड निकाला तो राज ने तुरंत सख्त होकर टोक दिया, इसे अंदर रखो। शीतल ने राज की तरफ देखा, पैसे मैं दे रही हूँ ना, फिर आप? राज ने उसे घूरते हुए बेहद धीमे और सख्त लहजे में कहा, मुझे पता है तुम कमाती हो, लेकिन मेरे सामने कभी अपना कार्ड मत निकालना, समझी? शीतल ने मुस्कुराकर राज को देखा और चुपचाप अपना कार्ड पर्स में रख लिया। बाजार घूमने के बाद सब लोग थोड़ी देर नक्की झील के किनारे जाकर बैठ गए। सभी कपल्स ने नक्की लेक में बोटिंग का जमकर आनंद उठाया। रात के 8 बजते ही राज ने देव और भरत की तरफ देखा, भाई 8 बज रहे हैं, ठंड और अंधेरा दोनों बढ़ता जा रहा है, जल्दी से डिनर करते हैं और रिजॉर्ट जाकर घर के लिए निकलते हैं। इन सब में भी लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। भरत और नीलिमा ने एक साथ कहा, भैया हम दोनों तो डिनर नहीं करेंगे, दोपहर का लंच बहुत हैवी हो गया था। देव ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली, हाँ भाभी, दाल बाटी चूरमा खाकर मजा आ गया। अंजू बच्चा, तुम सबको कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो देख लो। विनोद ने शांत स्वर में कहा, भाई आप सब साथ चलिए, देखिए यहाँ लाइन से ही काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसे जो खाना होगा वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर देगा। भरत मुस्कुराकर खड़ा हुआ, देव विनोद सही कह रहा है, चलो सब। इतना कहकर उसने कुशा को गोद में उठाना चाहा, तभी राज ने भरत से कहा, आप भाभी के साथ आइए, इस नौटंकी को मेरे पास ही रहने दीजिए। सब लोग पास के एक डाइनिंग हॉल में गए, अपनी पसंद का हल्का फुल्का डिनर किया और वापस रिजॉर्ट पहुंचे। सबने फ्रेश होकर नाइट ट्रैवलिंग के हिसाब से कंफर्टेबल कपड़े पहने। शौर्य और वर्षा दोनों आज बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों ने एक साथ बहुत ही यादगार समय बिताया था। दोनों ने ब्लू डेनिम जींस और स्काई ब्लू टी-शर्ट पहन रखी थी। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना लगेज पैक किया और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। इधर राज और शीतल अपने रूम में आए। शीतल फटाफट फ्रेश होकर बाहर आई और जैसे ही उसने पहनने के लिए अपनी एक ड्रेस निकाली, राज उसे देखकर बोला, ट्रैवलिंग में जींस और टी-शर्ट पहन लो, ठंड का मौसम है, कंफर्टेबल रहेगा। राज की बात सुनकर शीतल थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन भैया भाभी साथ में है। राज ने उसे गौर से देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने एक बार बोल दिया ना तुमसे, तो तुम वही करो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, और हाँ स्वेटर ढंग से पहनना। शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखा और चुपचाप अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। दोनों रेडी होकर रिसेप्शन पर आ गए। सभी ने अपना अपना सामान गाड़ी में रखवा दिया था और अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। शीतल झट से बस में चढ़ी और राज से बचने के लिए सीधे सेजल के पास जाकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। सेजल ने मुस्कुराकर शरारत से पूछा, क्या हुआ, भैया के पास नहीं जाना तुझे? वैसे ये मेरे पतिदेव की जगह है छोटी, वो अभी आएंगे तो सीधे तुझे यहाँ से उठा देंगे। शीतल ने सेजल की कमर में हाथ डाला, दी मुझे थोड़ी देर आपके पास ही बैठना है, आप जीजू से कह दीजिएगा, वो राज के साथ बैठ जाएंगे।
सेजल मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कुशा तो बस में चढ़ते ही नीलिमा की गोद में सो गई थी। वहीं विनोद और अंजलि अपनी सीट पर बैठे थे। अंजलि विनोद के कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए हुए थी। दूसरी तरफ रोशनी सबसे आगे वाली सीट पर अकेली बैठी थी। तभी निशांत, देव, राज और भरत बस के अंदर आए। भरत सीधा नीलिमा के पास चला गया। वहीं राज की नजर जैसे ही सेजल के साथ बैठी शीतल पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत देव का हाथ पकड़ा और बोला, चल देव, थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, आजा। इतना कहकर वो देव को लेकर पीछे की सीट की तरफ बढ़ गया। निशांत सबसे बाद में बस में चढ़ा। उसने एक सरसरी नजर पूरी बस पर डाली और आगे रोशनी के पास वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने मुरारी को इशारा किया और बस आगे के लिए रवाना हो गई। सभी कपल्स अपने इस 2 दिन की ट्रिप की बेहद हसीन और खूबसूरत यादें दिल में संजोए अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधे घंटे में बस पहाड़ों से नीचे उतरकर आबू रोड आ पहुंची। दिन भर की थकान के कारण बस में सभी लोग एक दूसरे से सिमट कर सो रहे थे। जब बस सिरोही के नजदीक पहुंची तो राज ने पीछे बैठे देव से कहा, देव, तू अब सेजल के पास जा और शीतल को पीछे भेज दे। देव ने शरारत से मुस्कुराते हुए चुटकी ली। क्यों, रहा नहीं जा रहा क्या उसके बिना? दिल बेचैन हो रहा है तो खुद ही बुला कर ले आना। राज ने देव को घूरते हुए कहा, साले, शादी के बाद तू पूरा कमीना हो गया है। 24 में से 22 घंटे तेरी सुई सिर्फ रोमांस पर ही अटकी रहती है। इतना कहकर वो खुद उठकर आगे शीतल के पास आया और धीमे स्वर में बोला, उठो यहाँ से अब और पीछे चलो। शीतल ने अपनी आंखें खोली और राज को देखकर धीरे से बोली, मैं दी के पास ठीक हूँ, आप आराम से बैठ जाइए। राज ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा, देव आ रहा है सेजल के पास। फिर उसने शीतल का हाथ पकड़ा। सेजल से मिल मिलाप बाद में होता रहेगा, अभी चुपचाप चलकर पीछे की सीट पर लेट जा। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है, थोड़ा रेस्ट कर लोगी तो बेटर फील होगा। कम ऑन, फास्ट। शीतल थोड़ा सा मुंह बनाकर उठी और राज के साथ पीछे की सीट पर आ गई। राज ने उसे ब्लैंकेट थमाते हुए कहा, इसे ओढ़ो और चुपचाप सो जाओ। शीतल ने राज को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेले पीछे। राज शीतल के बगल में विंडो की तरफ बैठते हुए सख्त लहजे में बोला, कहाँ जाऊंगा, यहीं बैठा हूं तुम्हारे पास, चुपचाप सो जाओ। शीतल सीट पर पैर लंबे करके लेट गई। राज ने उसके हाथ से ब्लैंकेट लिया और खुद अच्छी तरह से उसके पैरों पर डाल दिया। उसने शीतल की तरफ देखा, आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, अभी घर पहुंचने में लगभग 4 से 6 घंटे और लगेंगे, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। शीतल ने मुस्कुराकर एक नजर राज पर डाली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बस की विंडो से छनकर आती हुई चंद्रमा की रोशनी सीधे उसके पास सोई हुई शीतल के चेहरे पर पड़ी। अपनी होने वाली बीवी की इस मासूमियत और नजदीकी को देखकर हमारे राज बाबू का दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। राज अपने पास सोई शीतल को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही शीतल को गहरी नींद आ गई थी और वो ब्लैंकेट को अपनी गर्दन तक ओढ़कर सो रही थी। अचानक मुरारी ने गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाया, जिससे शीतल का संतुलन बिगड़ा और वो सीट से नीचे गिरने लगी। राज ने फुर्ती दिखाते हुए अपने दोनों हाथों से उसे संभाल लिया। झटका लगते ही शीतल एकदम से नींद में से उठकर बैठ गई। राज ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन उसकी नजरें शीतल के चेहरे पर ठहर गई। नींद से भरी उसकी आंखें इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। राज उसे अपनी शांत और गंभीर नजरों से निहारने लगा। शीतल ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मुरारी भैया को कहकर गाड़ी रुकवाइए। राज ने शीतल को देखा और आगे बैठे देव को फोन लगाया। देव का फोन वाइब्रेशन मोड पर था। उसने स्क्रीन देखकर पीछे मुड़कर राज को देखा और फोन रिसीव करते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? राज ने गंभीर स्वर में कहा, सांडेराव आने वाला है, मुरारी को बोल कि आगे किसी ढंग के होटल पर गाड़ी रोके। देव ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ यार, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही उसे कहा है, सब बैठे बैठे परेशान हो गए, थोड़ा नीचे उतरेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए चुटकी ली, सेजल के पास बैठा है फिर भी परेशान हो रहा है। राज के ऐसा बोलते ही शीतल ने उसकी तरफ देखा। राज ने कहा, चल फोन रख, और कॉल एंड कर दिया। उसने शीतल की तरफ मुड़कर पूछा, क्या हुआ? शीतल ने राज की तरफ ब्लैंकेट बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, आप इसे ओढ़ लीजिए। राज ने उसके हाथ से कंबल लिया और उसे साइड में रख दिया। शीतल ने राज की ओर देखा, अभी कितना टाइम और लगेगा? राज ने घड़ी में वक्त देखते हुए शांत स्वर में कहा, 2 घंटे और लगेंगे, लगभग 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, थक गई? शीतल ने धीरे से जवाब दिया, सच बोलूं तो हाँ, कल से फिर स्कूल में पूरा हफ्ता बिजी शेड्यूल रहेगा। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, फिर संडे को मम्मा कोई ना कोई काम पकड़ा देंगी। राज ने शीतल को देखा और गंभीर स्वर में बोला, अभी 1 महीना ऐसे ही बिजी रहेगा, उसके बाद। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। शीतल ने तिरछी नजर से राज को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, उसके बाद तो मैं और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगी। राज ने शांत स्वर में कहा, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना, तुम जैसे अपने घर में रहती हो वैसे ही रहोगी। मुझ पर ट्रस्ट ना हो तो भाभी से पूछ लेना, बस थोड़ा मम्मा का ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें हर काम समय पर चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए मायके और ससुराल में बहुत अंतर होता है। राज ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, गलत नजरिया है तुम्हारा, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब तुम घर आओगी तब खुद देख लेना। यदि फिर भी अपने सवालों के जवाब चाहती हो तो सेजल और वर्षा से पूछ लेना। फिर उसने शीतल को तिरछी नजर से देखा और कहा, अपनी ड्रेस सही करो, होटल आ गया है, सामने लाइटिंग दिख रही है और मुरारी गाड़ी यहीं रोकेगा। राज के बोलते ही शीतल ने खुद पर नजर डाली। उसने देखा कि सोते समय स्वेटर उतार देने के कारण उसकी टी शर्ट आगे से थोड़ी ऊंची हो गई थी, जिससे उसकी कमर दिख रही थी। शीतल ने झट से अपनी टी शर्ट नीचे की। राज ने उसे घूरते हुए स्वेटर आगे बढ़ाया, इसे पहन लो, बाहर बहुत सर्दी है। थोड़ी ही देर में मुरारी ने गाड़ी मनवार होटल के सामने रोकी। हाईवे पर गिने चुने होटल ही 24 घंटे खुले रहते हैं। शीतल अपनी सीट से खड़ी हुई, तभी मुरारी ने गाड़ी को बैक करके अचानक ब्रेक लगा दिया। झटके से गाड़ी रुकने के कारण शीतल अपना बैलेंस नहीं बना पाई और सीधे पीछे राज की गोद में जा गिरी। शीतल की पीठ राज के मजबूत सीने से जा टकराई और राज के दोनों हाथों ने खुद ब खुद शीतल को कमर से थाम लिया। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि दोनों में से किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सफर खत्म होते होते इत्तेफाक से दोनों एक बार फिर एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। दोनों को ही एक दूसरे की खुशबू बहका रही थी और दिल तेजी से धड़क रहे थे। शीतल के करीब आते ही राज की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इस छुअन से उसे एक अनकहा सा एहसास हो रहा था। शीतल भी उस जादुई पल में जैसे खोसी गई थी। पहली बार राज के हाथों की पकड़ शीतल की नाजुक कमर पर धीरे धीरे कसने लगी थी, जिससे शीतल की सांसों की गति बढ़ गई। राज की ये नजदीकी उसे भीतर तक बेचैन कर रही थी। इस बीच बाकी सभी लोग बस से नीचे उतर चुके थे। देव ने नीचे से ही आवाज लगाई, राज, शीतल, जल्दी आओ यार, हम यहाँ सिर्फ 15 मिनट रुकेंगे। देव की आवाज कानों में पड़ते ही दोनों का सम्मोहन टूटा। शीतल ने राज के हाथों पर अपने कांपते हुए हाथ रखे और हकलाते हुए बोली, वो जीजू।
इसके आगे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। शीतल के बोलते ही राज ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की और अपने हाथ हटा लिए। शीतल झटके से राज की गोद से उठी और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। वो इस वक्त डर और घबराहट से बुरी तरह कांप रही थी। राज अपनी गहरी और गंभीर नजरों से लगातार शीतल को देख रहा था। उसने अपने शूज पहने सीट से खड़ा हुआ और शीतल के पास आकर गंभीर स्वर में बोला, सब वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। इतना कहकर उसने एक आखिरी नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गया। वो बस की सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। शीतल ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, खुद को नॉर्मल किया और खड़ी हो गई। वो राज के पीछे पीछे चलती हुई अपनी नजरें नीचे किए हुए बस से नीचे आ गई। भरत ने राज के चेहरे के बदले हुए हाव भाव देखे तो उसने देव की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, इसे क्या हुआ देव, इसका चेहरा तो देख। देव ने मुस्कुराकर फुसफुसाया, भाई सामने शीतल को देखिए, उसका भी यही हाल है। देव के इतना कहते ही भरत की निगाहें भी शीतल की ओर उठ गई। उसने देव को देखा और दोनों के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट तैर गई। शीतल की तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठ रही थी। नीलिमा ने शीतल को देखकर शरारत से कहा, वर्षा, लगता है देव भाई ने गलत टाइम पर गाड़ी रुकवा दी। वर्षा हंसते हुए बोली, भाभी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सामने आपके देवर जी का भी यही हाल है। देखिए जरा, चाय पी रहे हैं लेकिन उनकी सर्द निगाहें आपकी होने वाली देवरानी पर ही टिकी है। सेजल और नीलिमा मुस्कुराकर राज की ओर देखने लगी, जो वाकई एक टक शीतल को ही निहार रहा था। सबके इस तरह मस्ती मजाक करने से शीतल की पलकें शर्म से और भारी हो गई। इतने में वेटर उनके लिए चाय लेकर आ गया। जनवरी की कड़ाके की सर्दी में सब रात के 1 बजे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन शीतल ने चाय लेने से मना कर दिया था। नीलिमा ने प्यार से कहा, शीतल चाय ले लो, ठंड में अच्छा फील होगा। अभी 2 घंटे और लगेंगे, चाय पियोगी तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। शीतल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी मन नहीं है अभी। अंजलि ने एक हाथ से विनोद का हाथ थामे और दूसरे हाथ से चाय की चुस्की लेते हुए शरारत से बोली, नीलू भाभी, लगता है राज भाई ने 2 दिन में कुछ ज्यादा ही एनर्जी दे दी है, इसीलिए शीतल भाभी को चाय की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अंजलि के इतना बोलते ही विनोद ने कसकर उसका हाथ दबा दिया। अंजलि ने विनोद की ओर देखा तो विनोद ने उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया। इधर अंजलि की बात सुनकर शीतल की नजरें एक बार फिर झुक गई। उधर राज चाय पीकर कप टेबल पर रखता है और वेटर की ट्रे से एक नया कप उठाकर सीधे शीतल के पास आता है। उसने शांत लहजे में पूछा, चाय क्यों नहीं पी रही हो तुम? अंजलि ने जल्दी से बीच में कहा, भाई वो भाभी का मन नहीं है। राज ने अंजलि को नजरअंदाज कर शीतल को गहरी नजरों से देखा। उसने शीतल का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती चाय का कप पकड़ाया और बोला, मन नहीं है का क्या मतलब? तुम्हें जरूरत है अभी इसकी, ठंड बहुत है, जल्दी से पियो। अंजलि दोनों को देखकर नौटंकी करते हुए बोली, हाय क्या प्यार है। उसने राज को फ्लाइंग किस देकर आंख मटकाकर शीतल से कहा, भाभी यू आर सो लकी, आपको इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है। राज अंजलि की इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर उसने नीलिमा से पूछा, कुशा को क्यों नहीं उठाया आपने? नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गहरी नींद में सो रही है, अभी नहीं उठेगी। वैसे भी निशु भैया और रोशनी बस में ही है, मैं उन्हें बोलकर ही नीचे आई हूँ। राज ने विनोद की तरफ देखा, उनके लिए चाय वही भिजवाई क्या? विनोद ने शांत होकर कहा, राज दोनों ने मना कर दिया। राज ने कहा, ओके भाभी आप सब चलकर बैठिए, मैं शीतल के साथ आता हूँ। अंजलि ने जाते जाते शरारत से कहा, भाई जल्दी आइएगा, हमें अजमेर टाइम से पहुंचना है। अंजलि की इस हाजिर जवाबी पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राज ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, विनोद यार इस नौटंकी को संभाल लो भाई। विनोद मुस्कुराकर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे बस की ओर ले गया। देव, भरत और शौर्य वही बस के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। शीतल ने चाय का खाली कप टेबल पर रखा और खड़ी होकर धीरे से बोली, चलिए। राज ने उसे एक नजर देखा और उसके साथ चल दिया। उन दोनों को आता देखकर देव और भरत भी बस में चढ़ गए। मुरारी ने बस स्टार्ट कर दी थी। शीतल बस में चढ़ी और देव से मिन्नत करते हुए बोली, जीजू प्लीज मुझे दी के पास बैठने दीजिए ना। देव ने सेजल के कंधे पर सिर झुकाकर शरारत से कहा, साली साहिबा रात के वक्त में अपनी बीवी से अलग नहीं रह सकता, प्लीज आप अपने वुड बी हस्बैंड के साथ अपनी सीट पर जाइए। शीतल ने मदद के लिए वर्षा की ओर देखा तो वर्षा ने चुपचाप आंखें बंद कर शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शीतल के इस तरह बार बार बचने वाली बिहेवियर से राज को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लगा। उसने एक शांत नजर शीतल पर डाली और उसकी साइड से निकलकर सीधे पीछे की सीट पर चला गया। वो विंडो के पास आकर चुपचाप बैठ गया। मुरारी ने बस रवाना कर दी थी। शीतल चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ी और राज के पास आकर बैठ गई। शीतल के बैठते ही राज थोड़ा गंभीर हुआ और धीरे से बोला, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ बैठने में इतनी हेजिटेशन हो रही है? शीतल ने नजरें चुराते हुए बात को टाला, कुछ नहीं। राज ने शीतल का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोला, मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उससे तुम अनकंफर्टेबल हो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो सब कैसे और क्यों हो गया। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती दोबारा। शीतल ने अपनी पलकें उठाई और राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। उसने भरे गले से कहा, आपके लिए शायद ये सिर्फ एक गलती होगी, लेकिन मेरे लिए। वो बोलते बोलते रुकी। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, थोड़ी देर आप सो जाइए। राज उसे देखकर शांत हुआ और बोला, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रिश्ते को दिल से निभाने के लिए कदम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी ये नजदीकियां। शीतल ने अपनी नजरें नीची कर ली और अधीर होते हुए बोली, प्लीज लीव दिस टॉपिक, आप थोड़ी देर सो। राज ने बीच में ही कहा, नींद नहीं आ रही है, वैसे भी हम अगले 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। इतना कहकर वो चुप हो गया। शीतल आंखें खोले बस की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। राज ने उसे देखा और विंडो साइड से थोड़ा हटते हुए बोला, यहाँ आ जाओ, विंडो के पास। शीतल ने राज को एक नजर देखा और चुपचाप उसके पास से खिसक कर विंडो साइड बैठ गई। राज ने अपने पास से ब्लैंकेट उठाया और दोनों के पैरों पर अच्छी तरह डाल दिया। फिर उसने अपना हाथ शीतल के हाथ की तरफ बढ़ाया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे थामकर अपने पैरों पर रख लिया। वो सीट पर पैर लंबे करके पीछे से टिकाकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थी। शीतल की बातों से उसका मन बेचैन था और दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। राज के दिमाग की नसें एक बार फिर तनने लगी। उसने तिरछी नजर से शीतल पर एक नजर डाली, जो खुली आंखों से बाहर के खामोश अंधेरे को निहार रही थी। राज ने शीतल की तरफ मुंह किया और बोला, सुनो। शीतल ने राज की तरफ देखा। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शादी में अभी टाइम है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब तैयारियां समय पर हो जाएंगी। तुम शौर्य को अब किसी भी काम या बात के लिए नहीं कहोगी। उसकी पीजी की एग्जाम डेट शीट आ गई है और मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई में इस समय कोई भी डिस्टर्बेंस हो। तुम्हें कहीं भी जाना हो या कोई भी काम हो तो सीधे मुझे फोन कर देना। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, वर्षा को भी अपने तरीके से समझा देना कि अब वो शौर्य से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहे। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? शीतल ने राज को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छे से समझ रही हो, भाई का पूरा ध्यान रखूंगी, ये उनके करियर का सवाल है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। राज ने गंभीर स्वर में कहा।
कल से मेरा शेड्यूल काफी टाइट रहेगा। अब मेरी डे ड्यूटी ही रहेगी, तो मैं सिर्फ अपने रेस्ट वाले दिन ही फ्री रहूंगा। हम उसी दिन शादी से रिलेटेड सारी शॉपिंग करेंगे। शीतल मुस्कुराई। जी, मुझे भी इन दिनों शादी की तैयारियों के साथ साथ अपने नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करना है। उसने हंसते हुए आगे कहा, मैंने आपको बताया नहीं, हमारी शादी के ठीक 2 दिन बाद ही मेरा स्कूल लेक्चरर का पेपर है। राज ने शांत स्वर में कहा, मेरी तरफ से तुम्हें पढ़ाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हमारे घर में भी मम्मी पापा पढ़ाई के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। शीतल ने राज की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आने वाला टाइम मेरा भी बहुत बिजी रहेगा। भाई की शादी, मेरी पढ़ाई, फिर हमारी खुद की शादी, पता नहीं सब कैसे मैनेज होगा। उसने हंसते हुए आगे कहा, मेरे पास सिर्फ 3 संडे बचे हैं। चौथे संडे को तो मैं अग्रवाल मेंशन में रहूंगी। फिर वो थोड़ी शांत हुई। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ऊपर से भाई का पीजी का पेपर, उन्हें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। राज ने अपने दोनों हाथों से शीतल के हाथ को थोड़ा कसकर पकड़ा। वो थोड़ा सा उसके करीब हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। बस अपनी हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही मत करना, और हाँ, रात को ज्यादा देर तक मोबाइल और किताबों में मत उलझी रहना। शीतल मुस्कुराई। थैंक यू। राज ने गंभीर होकर पूछा, किस लिए? शीतल ने हंसते हुए जवाब दिया, बस मेरा मन किया इसलिए मैंने बोल दिया। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा?